नेक्स्ट हमारे पास एक क्वांटिटी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसको डिफाइन कैसे किया गया है वो आप देखिए एक बार। तो मैंने यहाँ पे अज्यूम किया कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये एक इमेजिनरी मैंने माना कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन को क्रिएट करने वाला हो सकता है कोई सोर्स हो, कोई एक चार्ज हो, दो चार्ज हो, एक से ज्यादा चार्जेस हो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी एक पॉइंट चार्ज, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज लिया, इसको नाम दिया क्यू नॉट के बराबर। एक पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से स्लोली स्लोली विदाउट एनी एक्सेलरेशन, स्लोली स्लोली without any acceleration, without any acceleration, यदि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पर ले आते हैं, पॉइंट P पर, तो हम इस जर्नी में जो होने वाला वर्क डन है उसको क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, राइट? ये हमने पढ़ रखा है सब चीज। सो वर्क डन बाय external agent from infinite to point P is called the potential energy, potential energy। अब यदि इस पोटेंशियल एनर्जी को हम इस चार्ज से डिवाइड कर दें, या मैं कहूं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यदि हम इसको डिवाइड कर दें इस चार्ज से ही, तो यही क्वांटिटी कहलाती है पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो ये क्वांटिटी कहलाती है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कि वर्क डन फ्रॉम टेकिंग अ चार्ज, या कह सकते हैं वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी पर यूनिट चार्ज, जो है कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक चार्ज को यहां से लेकर यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। अब इसमें खास बात यह है कि जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इस चार्ज से, जिसको यहां से यहां ले जाया गया है, इस चार्ज से ये इंडिपेंडेंट रहता है। इस चार्ज से क्या रहता है? ये इंडिपेंडेंट रहता है। आगे बात करते हैं कि ये बात समझ में आई हमको पोटेंशियल एनर्जी वाली। तो मान लीजिए एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, एक पॉइंट है Q। एक चार्ज पार्टिकल को यहां से P से Q ले जाया गया, P से Q ले जाया गया, तो हम यहां से लिख सकते हैं Vp माइनस VQ इज इक्वल टू UP माइनस UQ डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, हम ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, चाहे आप उल्टा भी लिख सकते थे, इसको VQ माइनस VP लिख सकते थे, और ये हो जाएगा आपका UQ माइनस UP डिवाइडेड बाय Q। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी की तरह इसको भी इनफाइनाइट पर इसकी वैल्यू 0 मानी जाती है। तो यहाँ पे हम मानते हैं, क्या हमने अज्यूम किया है, एट इनफाइनाइट जो पोटेंशियल होता है वो 0 के बराबर होता है। पोटेंशियल की वैल्यू 0 के बराबर होती है। एक और तरीका है इसको डिफाइन करने का, ये देखिए, यदि मैं इस फॉर्मूले में Q नॉट की वैल्यू 1 ले लेता हूं, Q नॉट की वैल्यू ले लेता हूं 1 कूलम, 1 यूनिट, तो इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट चार्ज को इस इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क डन करना होता है, उस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को ही इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लाने में यूनिट चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा, उसी वर्क डन को हम पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन आपको याद हो गई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहां पे मैंने मान लिया कि एक चार्ज है जिसकी वैल्यू है Q के बराबर, प्लस Q चार्ज हमारे पास क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, इस Q की वजह से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P पर
विच इज एट अ सेपरेशन r हमें निकालना है पोटेंशियल। क्या निकालना है हमें? पोटेंशियल Vp। तो कैसे निकालेंगे हम? तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज Q नॉट जो है इनफाइनाइट पर है और इनफाइनाइट से उसको स्लोली विदाउट गिविंग एनी एक्सेलरेशन उसको पॉइंट P तक हमने लाके रख दिया है। इनफाइनाइट से P पॉइंट तक लेके आए हैं हम Q नॉट चार्ज को। तो इस जर्नी में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उस वर्क डन को Q नॉट से ही डिवाइड कर देंगे तो हमें पोटेंशियल मिल जाएगा इस पॉइंट का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q नॉट। यही डेफिनेशन था पोटेंशियल का इस पॉइंट के। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट को क्या लिख सकते हैं बेटा हम? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इनफाइनाइट टू P, ये क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी P पॉइंट पर यदि ये चार्ज P पॉइंट तक पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी K, चार्ज इसका है Q, इसका चार्ज है Q नॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम R डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो यहां से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास मिल जाएगी Vp की वैल्यू। तो यहां से हमें रिजल्ट मिलता है Vp इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R। KQ डिवाइडेड बाय R, ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू KQ बाय R। अब यहां पे देखिए इस रिजल्ट में कि इस रिजल्ट में कहीं भी Q नॉट नहीं है। यहां पे इस पूरे रिजल्ट में Q नॉट कहीं भी नहीं है और ये हमने Q नॉट क्वेश्चन में दिया भी नहीं था, हमने माना था, ये चार्ज हमने अज्यूम किया था, तो ये रिजल्ट में है भी नहीं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दिस क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स विच इज प्रोड्यूसिंग द फील्ड। जो फील्ड को जनरेट करने वाला हमारे पास जो चार्ज है सिर्फ उसी के चार्ज पर ये डिपेंड करता है, इस चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करता है। इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं। सो द पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली अपॉन द सोर्स चार्ज। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखें, यहां पे यदि प्लस Q लें या फिर इसको साइन ना भी लें, प्लस Q की जगह यदि हम सिर्फ Q लिख देते या माइनस Q लिख देते, तो यहां पे मान लीजिए हमने सिर्फ Q लिखा है Q, और यहां पे भी हमने Q लिखा है, प्लस माइनस पता नहीं जो भी होगा अकॉर्डिंगली बाद में रख देंगे क्वेश्चन के हिसाब से, तो यहां पे भी Q आएगा। तो इस फॉर्मूले में हमें जो रिजल्ट है, जो Q की वैल्यू है, वो साइन के साथ पुट करनी है। यहां पे लिख देंगे नोट में, Q should be put with proper sign, ठीक है, प्रॉपर साइन के साथ हमें Q की वैल्यू को पुट करना है। आगे नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया यहां पे कि एक चार्ज है Q1, इसका साइन नहीं पता है, और दूसरा चार्ज ले लेते हैं यहाँ पे Q2, तीसरा चार्ज ले लेते हैं Q3, और एक पॉइंट, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट का नाम है P। इनके बीच का सेपरेशन Q1 के साथ, Q1 का P से सेपरेशन है R1, Q3 का P के साथ सेपरेशन जो है वो है R3, और Q2 का सेपरेशन P के साथ है R2 के बराबर। तो बताइए Q1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन नहीं होती है, बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो कभी भी कोई पूछ ले कि पोटेंशियल का डायरेक्शन क्या है, तो कहना कि इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, डायरेक्शन इसका नहीं होता है। तो हम स्केलर क्वांटिटीज को नॉर्मली ऐड कर सकते हैं जैसे हम नंबर्स को करते हैं। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट पर हम ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पे V at P टोटल is equal to potential at P due to charge number 1 plus potential at point P due to charge number Q2
प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज नंबर Q3 एंड सो ऑन। यदि और भी चार्जेस होते तो हम ये लिख सकते थे। अब ये जो रिलेशन है बेटा कि हम इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल इनका इंडिविजुअल समेशन के बराबर है, ये एक लॉजिकल कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सर ऐसा तो होगा ही, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है। एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है और इस एक्सपेरिमेंटल फैक्ट को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और आप अपने आप को लकी समझिए कि ये सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है ये वैलिड है, आप ऐसा कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से। तो हम यहां पे लिखेंगे कि टोटल जो हमारा पोटेंशियल है, अब इंडिविजुअल वैल्यूज लिख सकते हैं। इसका पोटेंशियल यहां पे लिख सकते हैं K Q1 डिवाइडेड बाय R1। ये इसका पोटेंशियल लिख सकते हैं Q2 का यहाँ पर K Q2 डिवाइडेड बाय R2। 3 का पोटेंशियल यहाँ पर लिख सकते हैं K Q3 डिवाइडेड बाय R3 एंड सो ऑन। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं पोटेंशियल के बारे में। एक तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका जो यूनिट है वो वोल्ट है, या जूल पर कुलाम भी लिख सकते हैं, वो भी आप लिख लेना, ठीक है, आपको आता होगा। जूल पर कुलाम इसका SI यूनिट, वोल्ट भी इसको कहते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, नॉर्मली ऐड कर सकते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है बिकॉज स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल को इनफाइनाइट पर जीरो मानते हैं, ये एक कन्वेंशन है, जनरल कन्वेंशन है। जरूरी नहीं है हर बार पोटेंशियल इनफाइनाइट पर जीरो हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में इसको इनफाइनाइट पर जीरो मानते हैं। ओके और जब हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं तो हम चार्ज को क्या करते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन मूव कराते हैं। ओके तो ये बातें दिमाग में आपको रखनी है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से, इलेक्ट्रिक डायपोल समझ याद है ना, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज एक छोटी डिस्टेंस पर रखे हैं, तो वो डायपोल की वजह से किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक डायपोल है लाइक दिस, और इस डायपोल के यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है +Q, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है -Q। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आप मान लीजिए 2a के बराबर, 2a के बराबर। और कहीं दूर, इन सब से कहीं दूर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं पॉइंट P। इस पॉइंट P के ऊपर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस होल सिस्टम ऑफ टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो और क्वेश्चन में क्या गिवन है कि -Q से इस पॉइंट P तक जाने वाला जो वेक्टर है, ये वेक्टर दिया हुआ है, लेट्स से दिस इज R1 वेक्टर, या R1 डिस्टेंस कह सकते हैं इसको, R1 वेक्टर कह सकते हैं। और इस +Q से P पॉइंट तक जाने वाला जो वेक्टर है वो भी दिया हुआ है आपको, R2 वेक्टर, ठीक है। और इनके मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट का मतलब यहां से डिस्टेंस A, यहां से डिस्टेंस A, इस पॉइंट से इस पॉइंट P तक जाने वाला जो वेक्टर है वो भी आपको दिया हुआ है कि वो है R वेक्टर के बराबर। ये एंगल दिया हुआ है थीटा के बराबर। ये गिवन इंफॉर्मेशन है और आपको बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P। पॉइंट P यहाँ पे है, इसको हटा देते हैं पुराने वाले P को। सो पॉइंट P है यहाँ पर बेटा, इन सब का जंक्शन, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं आपको कुछ वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट याद करा देता हूं कि मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, कि दो वेक्टर्स हैं। मान लीजिए एक वेक्टर है A वेक्टर, दूसरा वेक्टर है B वेक्टर, और दोनों टेल टू टेल जुड़े हैं। तो इनके बीच में जो एंगल होता है स्मॉलर एंगल, इस स्मॉलर एंगल को एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कहा जाता है, ठीक है।
अब यदि मैं ड्रॉ करना चाहता हूं इनका डिफरेंस a माइनस बी वेक्टर, तो वो वेक्टर होगा ये वाला. दिस वेक्टर विल बी कॉल्ड a वेक्टर माइनस बी वेक्टर. सबको याद होगा ये a वेक्टर माइनस बी वेक्टर. और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ. इसकी जो लेंथ है वो कहलाती है मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू आती है बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, माइनस टू ए बी कॉस थीटा. ये इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आती है. ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है याद. ठीक है. अब आप यहां पर देखिए दो ट्राइंगल्स को. यहां पे दो ट्राइंगल्स देखिए कौन कौन से. ये एक ट्राइंगल है ये वाला, जिसमें ये वेक्टर है r वेक्टर. इस वेक्टर को मान लीजिए, वेक्टर को इसको मान लीजिए ये a वेक्टर है. इन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा. और ये जो वेक्टर है ये मान लीजिए इसको ये दिया हुआ है वैसे r2 वेक्टर. तो इस डायग्राम में जो कॉन्सेप्ट में मैंने आपको सिखाया, और इस डायग्राम में कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है आपको. यहां जो स्मॉल a वेक्टर है उसकी जगह यहां पे r वेक्टर लिख दिया है. यहां पे जो b वेक्टर है उसकी जगह मैंने a वेक्टर लिख दिया है. यहां पे जो a माइनस बी वेक्टर है वहां पे r2 वेक्टर लिख दिया है. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं बेटा दैट r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू r वेक्टर माइनस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड. लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट r2. अच्छा, यहाँ पे मैं अंडर रूट लगाना भूल गया बेटा. यहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लंडर हुआ है कि यहाँ पे अंडर रूट आता है इस होल एक्सप्रेशन के ऊपर. अंडर रूट लगाना मैं भूल गया. सो दिस r2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस a स्क्वायर माइनस 2 इंटू r इंटू a इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड a वेक्टर विच इज थीटा. तो ये एक्सप्रेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा. ठीक है. इसको स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ तो आपको मिल जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra कॉस थीटा. इसको इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, समझ में आया. उसके बाद अब हम दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्राइंगल. मैं अगले पेज पे ले जाता हूं आपको. सॉरी, दूसरे ट्राइंगल की तरफ ले जाएं आपको. तो दूसरा ट्राइंगल है लाइक दिस. एक वेक्टर है ये, एक ये, और तीसरा है ये. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो एंगल दिया था हमें, ये एंगल दिया था थीटा. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा. राइट. तो अब आप दो वेक्टर लीजिए. एक वेक्टर तो रहा आपका ये वाला विच इज r वेक्टर. दूसरा वेक्टर लीजिए ये वाला, दिस इज योर a वेक्टर. और तीसरा वेक्टर है आपका ये r1 वेक्टर. अब वही सिचुएशन जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाई थी वो यहां पे एप्लीकेबल है. तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट r1 वेक्टर इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ r वेक्टर एंड a वेक्टर. यहां लिख सकता हूं मैं r वेक्टर माइनस a वेक्टर. ठीक है. r1 वेक्टर इज द डिफरेंस ऑफ r वेक्टर एंड a वेक्टर. दोनों तरफ आप मॉड लगा देंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ पे दिस इज r1 इज इक्वल टू, यहां से लिखा नहीं जा रहा, उधर जा रहा हूं. तो यहां आ जाएगा r1 इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2r इंटू a कॉस ऑफ एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड a वेक्टर. r वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल कौन सा है 180 माइनस थीटा. 180 माइनस थीटा. तो आपको मिलेगा रिजल्ट, ये अंडर रूट भी है यहाँ पे. सो यू विल गेट r1 इज इक्वल टू, r1 स्क्वायर कर देते हैं इसका. सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा
क्या होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस यहां से आएगा एक और एक माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका प्लस 2RA कॉस थीटा। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में हम कुछ कुछ करने वाले हैं। क्या क्या करने वाले हैं देखिए, तो मैं यहां पे एक अजम्पशन लेने वाला हूं कि डायपोल के बीच का जो सेपरेशन है 2a या a, वो बहुत बहुत छोटा है, बहुत बहुत स्मॉल है एज कंपेयर टू r। यहां पे मैं मानने वाला हूं assuming that r is much greater than a, a से बहुत बहुत ज्यादा है। a क्या है बेटा, a आपके डायपोल के बीच का सेपरेशन का हाफ है, 2a का हाफ a। r क्या है, उस डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट p तक की डिस्टेंस है, आपके पास r की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है a से। तो इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या बना सकते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं लिख सकता हूं यहां पे r1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पूरे होल एक्सप्रेशन में से आप r स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा r स्क्वायर, कॉमन ले लिया के पास बनेगा 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r, ये बन जाएगा बेटा। अब क्योंकि r की वैल्यू बहुत ज्यादा है a से, तो इसका r स्क्वायर तो और भी ज्यादा हो जाएगा। अब कोई दो नंबर ले लीजिए, एक नंबर है 1 लाख और एक नंबर है 0.1, एक नंबर है 1 लाख, एक नंबर है 0.1। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इनके बीच का सेपरेशन और बढ़ जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 और 1 लाख का स्क्वायर और भी ज्यादा हो गया। तो हम कह सकते हैं कि दिस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर जो टर्म है ये बहुत बहुत छोटा है, ठीक है। ये बात समझ में आई, बोलो बोलो बोलो, आ गई? वैसे मुझे सुनाई नहीं देगा, आई मीन रिकॉर्डिंग रूम। सो दिस को हम मान लेंगे 0। तो आपके पास एक्सप्रेशन बचता है r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। तो यहां से 1 अपॉन r स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r रेज टू द पावर -1, ठीक है। मैंने इनका इन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, 1 के नीचे ला दिया, तो यहां से 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी आएगी, r1 की वैल्यू, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे पूरे एक्सप्रेशन का राइट हैंड साइड पे जो लिखा है 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r रेज टू द पावर -12, ये लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बाइनोमियल्स थ्योरम लगा सकता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, यहाँ लिखते हैं पहले बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n लिखा हुआ है, और यहां पे इसको लिख सकते हैं आप 1 प्लस एन एक्स, प्रोवाइडेड x इज मच 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 लेस देन 1। तो ये क्वांटिटी यदि बहुत ज्यादा छोटी है 1 से, ये क्वांटिटी 1 से यदि बहुत ज्यादा छोटी है तो हम इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -n को भी आप लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स, ठीक है, प्रोवाइडेड इफ x इज मच मच लेस देन। तो ये एक्सप्रेशन जो है बेटा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, तो एक पावर जो है बेसिकली आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैं इस एक्सप्रेशन को आगे बढ़ा सकता हूं। तो 1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू 1 प्लस 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r इंटू -1/2, इसको लिख सकते हैं, r1 ही था वो,
R1 था, ठीक है। तो यहाँ से हम इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास मिलेगा 1/R1 इज इक्वल टू 1/R 1 + 1 माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 इसको आप नाम दे सकते हैं। अब देखा जो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन ये वाली, अब इसमें भी हम सेम काम कर सकते हैं। अब पहली इक्वेशन में ऑलरेडी यहां पे माइनस था, दूसरी इक्वेशन में यहां प्लस था, तो दूसरी इक्वेशन का जब तीसरी इक्वेशन में कन्वर्ट किया ये सारा प्रोसेस करके, तो वहां पे नेगेटिव आ गया था। दूसरी इक्वेशन से हमने तीसरी इक्वेशन जब बनाई तो यहां प्लस का हो गया था माइनस। तो सिमिलरली हम करके देखें तो ये माइनस का हमारी जो फोर्थ इक्वेशन बनाएंगे वो सारे अप्रोक्सीमेशन लेकर ये माइनस का बन जाएगा प्लस। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं, आप चेक कर सकते हैं, और चेक करके नहीं आया तो आप कमेंट्स में बता भी सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं सिमिलरली 1/R2 कैन बी रिटन एज 1/R 1 + a cos थीटा डिवाइडेड बाय r। ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास 4। अब सर इतना क्यों किया है आपने, इसका भी बताते हैं रीजन। यदि बेटा अप्रोक्सीमेशन आप नहीं लोगे तो आंसर बहुत ही उल्टा सीधा आएगा, बहुत ही अजीब सा जो है आंसर आपको मिलने वाला है। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 का इस्तेमाल हम करेंगे, देखिए थोड़ी सी देर में। तो ये हमारा डायपोल था, डायपोल पे यहाँ नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था। इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक एंगल थीटा पर एक पॉइंट था P, यहाँ से जो डिस्टेंस था वो R1 था, यहाँ से डिस्टेंस था वो R2 था। तो मैं पोटेंशियल लिख सकता हूं यहाँ पे, तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू K माइनस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है R1 प्लस, ठीक लिखा है, पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से KQ बाय R, साइन के साथ पुट करना है चार्ज को। तो यहां पे लिखूंगा मैं K, इसका चार्ज प्लस Q डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस है R2। तो यहाँ पे 1/R1 और 1/R2 की रिक्वायरमेंट है जो हम यहाँ से पूरा कर सकते हैं। तो आपके पास मिलेगा Vp इज इक्वल टू K, Q को कॉमन ले लेंगे, आपके पास मिलेगा यहाँ पे 1/R2 माइनस 1/R1। तो यहाँ मिल जाएगा Vp इज इक्वल टू KQ, 1/R2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, आपको मिलेगा 1/R प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस 1/R1 करेंगे तो आपको मिलेगा ये माइनस 1/R, और ये मिलेगा आपका प्लस a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो यहां से माइनस 1/R से प्लस 1/R कैंसिल आउट हुआ, आपको मिलेगा Vp इज इक्वल टू KQ, और ये बन जाएगा 2a cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब Q इंटू 2a जो होता है, Q इंटू 2a, Q इंटू 2a इज द सेपरेशन बिटवीन द डायपोल, Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इन द डायपोल। तो Q इंटू 2a को मैं लिख सकता हूं P, डायपोल मोमेंट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं इसको KP, Q इंटू 2a को P लिख दिया, इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास कितना सिंप्लीफाई, कितना प्यारा फॉर्मूला आ चुका है, दैट Vp इज इक्वल टू KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, बहुत ज्यादा डायपोल के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा टाइम लगा है निकालने में, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अभी और इससे स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालने वाले हैं। तो KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, तो इसका मतलब KP cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये Vp आपके पास आ चुका है दोस्तों। अब दो स्टैंडर्ड पोजीशंस होती हैं, तो स्टैंडर्ड पोजीशंस डायपोल के रिस्पेक्ट में, एक होती है डायपोल की एक्सियल पोजीशन और एक होती है डायपोल की इक्वेटोरियल पोजीशन। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पहला पार्ट, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन
तो बेटा ये नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, आपका ये डायपोल है इस तरीके से, डायपोल मोमेंट P, और इस लाइन के अलोंग जो है एक्सियल एक्सिस के अलोंग कोई एक पॉइंट यहाँ पे रखा है, मान लीजिए पॉइंट का नाम है P। ओके, ये भी P, ये भी P, तो इस पॉइंट को कुछ और ले सकते हैं, आई थिंक कंफ्यूज मत होना, पहले भी हो चुका है ये। तो ये जो सेपरेशन है मान लीजिए R के बराबर है। तो दोस्तों इसमें वो एंगल पता करिए कि एंगल कितना है, एंगल थीटा एंगल क्या था, एक बार दोबारा डायग्राम देखिए कि एंगल जो थीटा है वो सेंटर से उस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का इस एक्सिस से एंगल है। ये एक्सिस है बेटा, आपको दिखाता हूं, बड़े डायग्राम में दिखाता हूं आपको। तो ये बड़ा डायग्राम आ गया, इस बड़े डायग्राम में देखिए थीटा क्या है, थीटा है डायपोल के मिड पॉइंट से इस पॉइंट जिस पर पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट तक मिलाने वाली लाइन का एक्सिस से जो एंगल है, एन कहां गया, एक्सिस से जो एंगल है ये है आपका एक्सिस, ये लाइन है सेंटर से इस पॉइंट को मिलाने वाली, इनका एंगल जो है वो थीटा कहलाता है। तो यदि हम एक्सियल पोजीशन की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे एक्सियल पोजीशन की, तो सेंटर से इस पॉइंट को मिला दूंगा मैं, तो लाइन कौन सी बन जाएगी, यही लाइन बन जाएगी, और इस लाइन का एक्सिस से एंगल कितना हो गया, 0 के बराबर, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो मैं इस फॉर्मूले में थीटा 0 पुट कर दूंगा तो आपको मिल जाएगा Vp विल बी इक्वल टू Kp cos 0 1 होता है डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Kp बाय आर स्क्वायर आपको मिलेगा रिजल्ट। ठीक है, आगे इसके बाद हम इक्वेटोरियल पोजीशन दूसरी है, इक्वेटोरियल पोजीशन एट, तो यहां माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, डायपोल की डायरेक्शन है माइनस से प्लस, ये एक परपेंडिकुलर लाइन इसके सेंटर से पास होती हुई, इस लाइन पर कोई पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस यहाँ से है R, थीटा आप देख सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 है, क्लियरली ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, थीटा की वैल्यू 90 क्लियर दिख रही है आपको। तो यहाँ से Vp की वैल्यू लिख सकते हैं, Vp इज इक्वल टू Kp cos 90 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, cos 90 कितना होता है 0, तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 0, और Vp की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट का 0 होगा, और एक्सियल पोजीशन पर किसी पॉइंट का पोटेंशियल होगा Kp अपॉन आर स्क्वायर, और किसी जनरल पॉइंट पर Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं। आगे